मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो केशव अभी आए कि बाद में पहले से आए हुए थे? सर पहले से ही आया था, वो माइक ऑन हैंग हो गया था लैपटॉप, तो माइक ऑन नहीं हो रहा था। हाँ, 2 लोग वैसे इंक्रीज हो गए। पहले 29 था टोटल, अभी 31 हो गए। ऑल राइट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट AIS, करेक्ट, पिछले क्लास में? यस सर। यस सर, वर्चुअल एआईएस। ओके, सो हमने सूडो AIS, वर्चुअल AIS के बारे में बात करा था। There are various usage of AIS that we can have. First one is, सर yes, सर आपने कल 3 मोड कराए थे इसके, ऑटोनॉमस, पोलिंग एंड कंटिन्यूअस। सर एक बार ये दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे? okay. Continuous mode or autonomous mode is where each station, each AIS station is transmitting its data, reserving the slot for next transmission, and so all the participating stations are managing themselves. सब कुछ ऑटोमेटिकली चलता रहता है। कोई नया स्टेशन आया, ग्रुप में जुड़ जाता है, कोई निकल गया, चला जाता है। सब कुछ ऑटोमेटिक होता रहता है। जो हमने SOTDM में बात करी थी, दैट वाज कंटिन्यूअस मोड ऑफ ऑपरेशन। एनी कंफ्यूजन इन दैट? कंटिन्यूअस मोड क्या है या ऑटोनॉमस मोड क्या है? नो। ओके, सो हमने देखा था कि हम ट्रांसमिट करते हैं अपना डेटा और आगे का स्लॉट रिजर्व कर लेते हैं। उसमें प्लस माइनस होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बट हम इतना कहेंगे कि अगला स्लॉट रिजर्व कर लेता है। उसमें भीतर टेक्निकल क्या चीजें हैं उसके बारे में हम उतना बात नहीं करेंगे। सभी को फ्यूचर प्लान पता होता है, so that no one is disturbing no one, everyone is transmitting on their own time or time slot, and so the system is working continuous, independent, without any external control. So that is continuous mode. But when the ship is going in the area, in the coastal area, in the service area of a VTS or VMS, vessel management system, during that time, it is possible that the shore authorities are able to control your AIS on board ship. They can send a remote control command for your ship or selected ship जिनको चाहिए. They can change the rate of transmission जो आप रिजर्व कर रहे थे, depending voyage data every 6 minutes, dynamic data as per speed and course alteration. तो ये सारी चीजें होती थी. That was automatic, but the VTS may change this rate of transmission. You know, I want your static data every 2 minutes. I want your voyage data every 2 minutes. So they can send a command to your ship's AIS, and AIS will change its transmission rate. They can also change your frequency. सर Yes. सर जैसे पायलट वगैरह आते हैं तो पायलट वगैरह अपना AIS हमारे सिस्टम पे लगाते हैं सर। तो क्या ये वही सिस्टम है कि जिससे वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं हमारे AIS को? नहीं नहीं, वो नहीं है। वो जो पायलट आते हैं जहाज पे, वो जो आपके AIS में ऑलरेडी डेटा आ रही है उसी को अपने लैपटॉप पे देखते हैं। जो आप छोटे डब्बे में अपने देखते हैं जहाज में, या अपने रडार पे देखते हैं, या अपने एक्डिस पे देखते हैं, तो AIS प्लग से पायलट अपने स्क्रीन पे देखता है। वो आपके रडार यूज नहीं करना चाहता या आपका एक्डिस नहीं यूज करना चाहता, उसके अपने लैपटॉप में उसका अपना चार्ट है, लोकल चार्ट है, उसमें AIS डेटा रख देता है। वो चार्ट में देख लेता है कौन जहाज कहाँ कैसे मूव कर रही है, और वो उसको मदद करता है, हेल्प करता है उसके नेविगेशन। इट इज नथिंग अबाउट कंट्रोल. It is pilot is just using whatever data has been received. Now what data has been received? It may be
AIS में भी वर्किंग इन ऑटोनॉमस मोड, तो ऑटोनॉमस मोड वाला पिक्चर उसको दिखेगा। अगर आपका AIS कंट्रोल मोड में है, जो पीछे VTS ने भेजा हुआ है, 2-2 मिनट में अपडेट होता है, तो इसका भी डेटा 2-2 मिनट में अपडेट होगा। या डायनेमिक डेटा वो कहता है हर 5 सेकंड में भेजिए, तो जो पायलट देख रहा है कि एक शिप कहाँ है, एक शिप कहाँ है, एक शिप कहाँ है, सभी लोगों का डेटा अपडेट कर दिया उसने कि 5 सेकंड में करो। तो जो मैं पिक्चर देख रहा हूँ वो सभी जहाजों का 5-5 सेकंड में अपडेट होता रहेगा, बिकॉज every ship is transmitting at 5 seconds, including your ship also. Understood? थैंक यू सर। Understood? यस सर। क्लियर है ना एकदम पक्की बात? सर Oh, good. So VTS may change the rate of transmission, VTS may change the frequency of transmission, and in that time, during that time, your AIS station is not independent. वो कंट्रोल में है किसी, वो VTS के कंट्रोल में। VTS जो कहती है वो आपका AIS करता है। VTS कहती है 5-5 सेकंड में ट्रांसमिट करो, ये 5-5 सेकंड में करने लगता है। कहती है AIS1, AIS2 फ्रीक्वेंसी छोड़ दो, तुम मेरे फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट करो। AIS आपका चेंज हो जाएगा, उसके बताए फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करेगा। Is that controlled or not? Your ship's AIS is controlled by VTS or not? Controlled. So this mode of operation is called controlled mode or assigned mode. Assigned इसलिए कि नया rate of transmission assign कर देते हैं, नया frequency assign करते हैं आपको। assign करना मतलब कुछ task पकड़ा देना, हाँ कि भाई तुम ये करो। So that is controlled mode. And polling mode is that VTS may want to ask a particular ship, okay, what is your dynamic data? So the VTS will send a remote control command from sitting from their AIS or computer. It is possible, for example, that there are in the coastal area some ships are passing by. On the radar, VTS is observing, अच्छा ये ship है, ये ship है, ये ship है। तो वो एक पर्टिकुलर टारगेट को बोलते हैं, एक कमांड भेजते हैं कि भाई अपना डायनेमिक डेटा या वॉइस डेटा भेजो। तो VTS से एक कमांड जाती है, वो शिप कमांड रिसीव करता है और उसका जवाब भेज देता है, डायनेमिक डेटा भेज देता है। So one query by the VTS, one answer by the AIS station. Job done. Finished. एक ही Sir, communication. Sir, but we are already sending these informations, huh? Like voice data, dynamic data, so they can take from there. So why they have to give this, like especially? Agreed. There can be various situations. Actually, there can be various situations. Also, it may not be required as well. जब भेज ही रहे हैं तो मुझको अलग से पूछने की क्या जरूरत? For one reason or the other, हो सकता है कि कोड सॉर्टर करे, कुछ और करे. Just in case this is added feature, polling is an added feature which is allowing your ship to reply to the request of the VTS. Very rightly you said that वो जब भेज ही रहे हैं तो हम अलग से क्यों पूछेंगे मुझसे? Very right, it may not be required, but this is an added feature provided in the system that it can operate in this mode also. The AIS can work as a transponder, when queried can reply back. So added feature. अगर जहाज continuously transmit कर रहा है, अगर VTS मॉनिटर कर रही है, अपने स्क्रीन पे देख रही है, उनके पास भी रडार होगा ना, तो उस रडार पे सारे टारगेट्स दिखते होंगे, रडार के टारगेट्स के साथ वो AIS का डेटा भी अटैच कर लेंगे, सबको आइडेंटिफाई कर लेंगे. So
an added feature, it is possible that they can poll, जो भी इस एरिया से पास हो रहा हो उसको पोल कर सकते। मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्लियर? क्लियर सर पोलिंग मोड एक बार दोबारा से बताना। अरे यार कहाँ रहते हो? पोलिंग मोड तुम्हें क्या समझ में आया अभी तक, सो बताओ। अभी तक क्या समझ में आया जो इतने देर से मैं बोल रहा हूँ? सर आपने अभी तक तो यही बताया कि ये जो मोड है पोलिंग मोड, इसमें मोबाइल स्टेशन विल ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड टू द इंटरोगेशन मैसेजेस जस्ट दैट इज पोलिंग मोड। बात खत्म। फ्रॉम शिप और एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वेरी गुड, एकदम सही बात, एंड नथिंग टू ऐड टू दिस। ओके सर। एक VTS को एक जहाज का इंफॉर्मेशन चाहिए ना भाई, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो मैं पूछूंगा तो तुम जवाब दोगे, बात खत्म हो गई पोलिंग। इतना अच्छे से तो द वर्ड्स तुमने यूज किए, इंटरोगेशन, विल रिस्पॉन्ड, वेरी nicely you have put your understanding in words, so why you wanted me to explain it again? बोलो। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। Okay, ठीक है। So modes of operation, then we had seen that the AIS can be used very smartly as an aid to navigation where the VTS is transmitting for some other floating objects. रडार पे देख रहे हैं वो कि वहां पे एक टारगेट है, वहां पे एक टारगेट है, जैसे हमने ट्रेजर वगैरह का एग्जांपल देखा था। तो उसका डेटा, उसका पोजीशन वगैरह अगर उनसे बात कर ली और आइडेंटिफिकेशन मिल गया तो आइडेंटिफिकेशन भी इंक्लूड कर लेंगे, और नहीं तो सिर्फ पोजीशन वगैरह कि इस लोकेशन में देयर आर सम objects there, some ships there, some treasure, maybe fishing boat, maybe pleasure craft, and they can send an AIS message to all stations. So मेरे पास AIS थी, मुझको उसका भी इंफॉर्मेशन मिलता है जिसके पास AIS नहीं है। कहाँ से मिलता है? VTS के ट्रांसमिशन। And so this kind of situation is called pseudo AIS. It is helping in safety of navigation. As an aid to navigation, it is helping in safety, improving the safety. As an aid to navigation, the AIS can also be very beneficial for navigation marks. जैसा हमने कल बात किया था कि वहां पे कोई फिजिकल बॉय नहीं है, कुछ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है नहीं, ना वहां पे AIS है, लेकिन VTS यहाँ पे बैठ के एक मैसेज टाइप करती है, सारे पोजीशंस डिपिक्ट करती है जहां जहां पे चैनल में बॉयज होने चाहिए, और कमरे में बैठे हुए ट्रांसमिट कर देती है। मेरे AIS में सब लोकेशन, बॉयज के लोकेशन दिख जाते हैं। मैं इस इंफॉर्मेशन को रडार पे लेके जाता हूँ, रडार पे भी दिख जाता है मुझको, एंड आई कैन वेरी सेफली navigate through the channel as depicted by the boys indicated the AIS. Though that is called virtual AIS. Major difference between virtual and pseudo AIS is that pseudo AIS में एक ऑब्जेक्ट है, वहां पे वो अपना डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा, उसके लिए VTS ट्रांसमिट कर रही है, कुछ है VTS ट्रांसमिट कर रही है। वर्चुअल AIS में देयर इज नथिंग, प्लेन वाटर, VTS is transmitting, and in the plain water imaginary और वर्चुअल बॉयज दिख जाते हैं मुझको स्क्रीन पे। फिजिकली मैं देखूंगा तो कुछ नहीं है। तो चार्ट में क्लियर कट इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे ये बॉयज तो हैं, लेकिन ये वर्चुअल AIS, मतलब सीइंग दैट ऑन द चार्ट यू विल नो कि यहाँ पे मुझको विजुअली कुछ नहीं दिखेगा, इसको देखने के लिए मुझको AIS चाहिए। तो AIS मेरा ऑपरेशन में होना चाहिए, और मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा, रडार पे देखूंगा, एक्डिस पे फिर देख लूंगा। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir.
So this was pseudo and virtual AIs. Additionally, there can be multiple usage of the AIS, smart ways that we can use the AIS. तो सबसे बड़ा जो रोल है वो कोलिजन अवॉइडेंस में काम आता है. रिमेंबर वन थिंग बट अगेन that it is an aid to navigation, additional source of information. AIS does not change anything in the bridge watchkeeping composition. ब्रिज में पहले जो होता था अभी भी होगा. AIS है या नहीं, method of watchkeeping will remain same. So it is additional source. It can be used for collision avoidance. This can be used, AIS can be used by authorities for traffic surveillance. Which is there, what is there, which ship is moving, where she is going. So अपने area को monitor कर सकते हैं, what we are calling traffic surveillance. हमने AIS 60 के बारे में भी बात करी थी, that AIS can be added or it is added with another feature of SAT, search and rescue transponder. But this search and rescue transponder is not radar, AIS transponder. That means it is transmitting on AIS frequency. So the distress message, or not distress message, basically the location of the survivor will be received on your AIS. You can mark the position of course and proceed for help if you are able to proceed, if you are able to provide assistance. AIS can also be placed on aircraft, search and rescue aircraft. So the range, because the aircraft is flying at a height, so line of sight distance बढ़ जाता है. So the location of survivors using AISR can be picked up at a longer distance. That helps in locating the survivors and they can be provided assistance. So we'll go to the slide, the PPT, and then from there we'll take a look. Some plain language description is there about this. We can talk there, we can explain also, and you will read from that. So just allow me to share the screen. Alright, so ये हमने कल किया था, आज भी कर लिया. So we'll jump all this. Sudo AIS हमने कर ही लिया है. ऑपरेशन ऑफ AIS ठीक है, इसके ऊपर आएंगे, बाद में बात कर लेंगे. Okay, just read through this. Various usage of AIS, how we can use the AIS smartly to serve our various navigation purposes, or how it can be used by the shore authorities to help in navigation. Next, helps in situational awareness,
helps in situational awareness because we have more information available. We feel better, we feel more confident while being in the bridge if we know more about all the surroundings. Next. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट आया सीपीए टीसीपीए। ये एआई सीपीए टीसीपीए कहाँ से देगा? रडार से उठा के, मतलब आरपा से उठा के देगा? कैसे देगा? हाँ बोलो। आरपा से देगा सर। ओके, AIS is also providing CPA TCPA, but it is nothing to do with ARPA. ARPA is independent. AIS is independent. Supposing आप यहाँ पे हो, you are here, there is a ship, there is another ship, let us say A and B and C. So C ने अपना डेटा ट्रांसमिट किया, B ने अपना ट्रांसमिट किया, A ने अपना ट्रांसमिट किया। आपके पास A, B और C का इंफॉर्मेशन होगा या नहीं? यस सर। अब जब ये A, B, C का इंफॉर्मेशन है तो इसमें आपको इसका कोर्स, इसका स्पीड और इसका पोजीशन सब होगा कि नहीं आपके पास A का, क्योंकि ट्रांसमिट कर रहा है A और B और C। यस सर। तो उसका कोर्स, स्पीड और पोजीशन पता है, मतलब यू नो कि इट इज हियर एंड शी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल एट सो एंड सो स्पीड। आपको अपना पता है कि यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन एट सो एंड सो स्पीड राइट नाउ फ्रॉम हियर एट दिस लोकेशन, अपना कोर्स स्पीड पता है। तो जब दो कोर्स स्पीड पता हो तो सीपीए निकल जाएगा या नहीं? टीसीपीए निकल जाएगा या नहीं? यस सर। So this is how the AIS is also calculating CPA TCPA independently. That means AIS can also give CPA TCPA, and for that we are not depending on radar, or rather ARPA. But one thing that we must understand कि आपके पास जो A और B और C का कोर्स, स्पीड, पोजीशन है वो वही है जो वो बता रहे हैं। मेरा नाम जवाहरलाल नेहरू है, पहली क्लास में मैंने आपको बताया मेरा नाम जवाहरलाल नेहरू, तो आप क्या समझेंगे? अगली बार किस नाम से बुलाएंगे मुझको? नेहरू सर बोलेंगे ना? So AIS data is not what I am seeing. AIS data is what you are telling me. मैं अपने जहाज पे हूं, मैं AIS डेटा रिसीव कर रहा हूं, वो रिसीव करता हूं जो सामने वाले बोल रहे हैं। अब उनमें कुछ गड़बड़ है तो मैं गड़बड़ सुनूंगा, उसमें सही है तो मैं सही सुनूंगा। So comparison between CPA TCPA by AIS and radar and ARPA, we will rely more on the ARPA CPA because ARPA is working with radar, which is my eyes. I am seeing it कि हाँ वो वहां है, और उससे CPA TCPA में निकाल रहा हूं। AIS is transmitting whatever data is transmitted by other ships on the basis of that we are calculating CPA, or AIS is calculating CPA TCPA. CPA TCPA is not transmitted by us. It is calculated by my own ship AIS,
with the data available for targets. जो टारगेट्स अपनी डेटा भेज रहे हैं उस डेटा को यूज करते हुए अपने कोर्स स्पीड पोजीशन से मैच करते हुए मेरा एआईएस खुद ही सीपीए टीसीपीए कैलकुलेट करता है. अगेन एआईएस is not transmitting CPA/TC. It is calculated on my ship itself. Clear CPA/TCPA का point? Any question on CPA/TCPA? No, sir. Thank you, sir. Okay, No, sir. good. Clear, sir. Okay. So कुछ लिमिटेशंस हैं इसमें, कुछ वार्निंग्स रखी गई हैं आपके लिए ध्यान में रखने के लिए. जब हम कोलिजन अवॉइडेंस में यूज करते हैं तो वो हम अलग से बात करेंगे. सोल इंफॉर्मेशन के लिए यूज नहीं करते हैं तो वो लिमिटेशंस में आ जाएगा हमारे पास. तो हम इसको जंप कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज को. मीनवाइल नहीं तो ऐसा करो कि गो थ्रू इट हम लोग लिमिटेशंस में बात करेंगे ही. When I'm using the AIS data, it should be understood that I cannot rely only on the AIS because AIS सभी के पास नहीं होता. फिशिंग बोट्स हो सकता है सब उनके पास AIS नहीं हो तो मुझको उसकी डेटा तो AIS में दिखेगी नहीं, तो मुझको विजुअल लुकआउट तो रखना ही पड़ेगा. So I cannot depend on AIS for all my information. ठीक है, वो जितना बता रहा है ठीक है, मुझको और भी इधर उधर देखना है ताकि मैं और इंफॉर्मेशन जुटा सकूं. This point I have told so many times. It is helping us in navigation, providing bit more information, but it is additional tool. Otherwise, it cannot be used as cannot be dependent on for navigation all the way. Next, AIS does not change anything in the bridge, as we said. आपकी अपनी responsibility for safe navigation remains as it is, whether AIS or no AIS on board. The safety of navigation ultimately is the responsibility of the officer on watch, for which you must follow ROR, you must follow normal watchkeeping procedures, जो आपको NCT सर पढ़ाएंगे ब्रिज प्रोसीजर गाइड्स. Point already discussed. Next, surveillance tool. How it can be used as a surveillance tool. Authorities can monitor their area. They can also use polling in this time to just get one information. They don't want to track necessarily, but just want to track, get information about a ship. So all the ships which are moving in that area can be monitored by the shore authorities. So as the question was raised, the shore authorities may simply monitor AIS transmission, और साथ में अगर मन किया तो सेपरेट चैनल पे they can request data by polling.
नेक्स्ट, सर एक पोलिंग मेथड इज अवेलेबल। हाँ पोलिंग मेथड बोला। सर पोलिंग अगर अवेलेबल है तो मैं समझा सर नहीं फिर तुम्हारा। अपना हाँ फिर से मैं बोलो, फिर से पूछना बोलो। चाह रहा हाँ, हूँ सर कि हाँ, पोलिंग मेथड अवेलेबल है तो जब अपन शोर के पास से गुजरते हैं तो ये जो नेवी वाले रहते हैं ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कई बार हमसे हमारा डेटा, लाइक शिप हाँ, का डेस्टिनेशन क्या है, लास्ट पोर्ट क्या था। हम्म, तो सर वो पोलिंग मेथड वो लोग यूज नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं। बेसिकली कोस्टल सिक्योरिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? उस देश के नेवी की होती है या नहीं? यस सर। तो वो आपको देख रहे हैं, दे हैव गॉट मल्टीपल मीन्स। दे देखो, एक चीज है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरा यूज नहीं कर सकता। देयर आर मल्टीपल पैरेलल थिंग्स अवेलेबल, आई कैन यूज एनीथिंग। मान लो कि वो वेरीफाई करना चाहते हैं तुम सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, हाँ सर। कुछ भी हो सकता है। एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इट कैन बी। दे जस्ट वांट टू टॉक टू यू, they just want to get response from you कि whether you are aware or not। ओके अगर सर। एआई से आप ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं कि ट्रांसमिशन कौन कौन रिसीव कर रहा है। यस सर। अगर उन्होंने आपसे वीएचएफ पे बात कर लिया तो आपकी पैंट उतर गई या नहीं कि अरे सब देख रहे हैं मुझको, ये नेवी वाले देख रहे हैं। हाँ सर। तो दे आर मेकिंग देयर प्रेजेंस नोन टू यू, यस सर। you will become extra cautious। यस सर। that may also be an objective of calling। यस सर। make sense or not? यस सर। यस सर। okay, so monitoring the area can be for various reason। कौन ट्रैफिक है, इलीगल कोई मूवमेंट तो नहीं है, कुछ क्या कार्गो जा रहा है, क्या बहुत बार पूछते हैं कि हाउ मच ऑफ ऑयल यू हैव। अगर पोल्यूशन, वो दिमाग में सोच रहे हैं कि अगर पोल्यूशन करेगा तो कितना पोल्यूशन करेगा, हो सकता है उसका भी एस्टिमेट ले रहे हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ कार्गो, कमर्शियल फिशिंग, ये सब सबको कंट्रोल करने के लिए एआई कैन हेल्प इन सर्विलेंस। This surveillance can be increased in range। हमें मालूम है कि AIS का रेंज 30-40 माइल्स मैक्सिमम होता है, बट इट इज पॉसिबल टू एनहांस। मान लो कि एक कोस्टल एरिया है, मान लो 800 माइल्स का रेंज है कोस्टल एरिया, तो कितने सारे तो AIS लगाने पड़ेंगे अगर मैं पूरे एरिया को कवर करना चाहूं। इफ आई वांट टू कवर द होल एरिया, so many stations have to be placed at close locations। यस सर। तो इसको स्मार्ट वे में कैसे करते हैं? तो एक स्टेशन लगा देते हैं यहाँ पे AIS का, जो मास्टर स्टेशन होएगा, और पूरे एरिया में रिपीटर्स लगा देते हैं, जैसे टावर होता है मोबाइल का वैसे। तो आपका जहाज अगर यहाँ पे है तो आपके जहाज का इंफॉर्मेशन इस टावर ने रिसीव किया, इसने इसको भेजा, इसको भेजा, इसको भेजा, और फाइनली पहुंच गया मॉनिटरिंग स्टेशन के पास। सो थ्रू द हेल्प ऑफ रिपीटर्स, large area can be covered using this VHF link itself by means of repeaters। This is referred to as WAN, wide area network। जैसा केबल से एक बिल्डिंग में LAN होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, this is WAN, wide area network, using VHF data link। So that is what it is saying। So large area can be covered using AIS। अगर कुछ होता है तो दिस
data received by AIS is also recorded and it can be traced back कि भाई ये जहाज यहाँ पे था तो पहले कहाँ था, पहले कहाँ था, पहले कहाँ था, पूरा ट्रैक जो है that can be fished out, it can be taken out कि कौन सा जहाज किस रास्ते से कैसे कैसे चल रहा था. रिमेंबर जो पहला वाला हमने फोटो देखा था हाईजैक शिप का पूरा ट्रैक, ऐसे हम किसी भी शिप का ट्रैक निकाल सकते हैं यूजिंग द मल्टीपल डेटा दैट वाज ट्रांसमिटेड बाय an AIS station. Okay, this particular point is not surveillance tool. This is now about SAR. Heading में थोड़ा सा चेंज रह गया. बात कर चुके हैं हम सर्च एंड रेस्क्यू में. एयरक्राफ्ट पे भी कैसे यूज कर सकते हैं, सार्ट कैसे हम बनाते हैं. एक इंफॉर्मेशन है अगर VTS के पास कि कौन शिप कहाँ है तो डिस्ट्रेस वाले स्टेशन के पास हम गाइड कर सकते हैं कि प्लीज प्रोसीड फॉर असिस्टेंस. We are also sending helicopters. By the time it is reaching, please provide assistance, pick up the survivors, etc. So this can help in search and rescue as well. ये वाइड एरिया नेटवर्क हमने कर लिया तो बेस स्टेशन छोड़ देते हैं. वर्चुअल AIS डिटेल में हमने बात कर ली है. Any question that you still want to ask about virtual AIS? I don't think. But anything? Or is it clear? Virtual नहीं AIS सर, क्लियर है एकदम. Clear, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Very good. SART के बारे में पता है? Anything that you want to ask about SART? SART can be used. AIS SART can be used in determining the location of the survivors. एक तो रडार होती है, दूसरा AIS SART हो गया. जो IMO has approved carriage of SART, which is a combination of radar SART and AIS SART. तो एक ही यूनिट में रडार का भी होगा, उसमें AIS का भी ट्रांसमिशन होगा. AIS रिसीवर्स AIS के ट्रांसमिशन को रिसीव करेंगे, रडार जो है वो रडार का ट्रांसमिशन रिसीव करेगा. तो दो जगह. Ships are allowed to carry this AIS SART also. Now, as per regulation, पहले सिर्फ रडार SART की रेगुलेशन थी, but for quite some time now, AIS SART also has been approved and it is being carried by so many ships. Where it is necessary to carry two, एक रडार SART होएगा, दूसरा AIS SART भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन हो सकती है. तो दैट इज वो GMDSS में पढ़ेंगे आप. AIS can be placed on the rescue aircraft also, and we also discussed to some extent. The range will be increased because the aircraft is in the air, so line of sight distance increases. If the ship is here at this place, aircraft is at this place, then the line of sight LOS increases. It can be picked up from longer distances. So this is not day 2, this is day 5 or class 5. Limitations of AIS. Write down the heading, limitations of AIS. This is another question which is asked in the exam. We have been talking about the limitation as it is quite many times. So these limitations will be repeat of the same things basically. Will require little bit of thinking and putting 2 and 2 together. तो समझ में आएगा कि हाँ ये तो बात सही है.
एक चीज जो मैं मिस कर गया था, एक टॉपिक जंप कर गया था, दैट वाज पॉइंट नंबर 7, operation of AIS. So when should AIS be in operation? IMO recommends that AIS should always be in operation when the ship is underway. Whenever the ship is underway, the AIS should be switched on. But it can be switched off. AIS can be switched off in case, in the professional judgment of the master, the transmission of AIS data can compromise the safety and security of the ship, then it can be switched off. So AIS normally on होना चाहिए, लेकिन अगर मास्टर को लगता है कि मेरे डेटा ट्रांसमिशन से मेरे सिक्योरिटी को फर्क पड़ सकता है, जैसा कि HRA में होता है, हाई रिस्क एरियाज में आपके एस डेटा को पायरेट्स पकड़ लेंगे और दौड़ पड़ेंगे आपकी तरफ, तो वेरी ऑफन वी स्विच ऑफ द AIS इन HRA, हाई रिस्क एरियाज। सर बट AIS में पावर ऑफ करने के लिए कोई पर्टिकुलर बटन नहीं होता ना, उसका सीधे पावर बंद करना पड़ता है। बेसिकली दैट इज द आइडिया। नॉर्मली इट शुड बी ऑन, या तो लो पावर में या हाई पावर में चलता है नॉर्मली। सो पावर बटन नहीं होती, पीछे से ऑफ करना पड़ता है, वेरी राइटली सेड, बट इट कैन बी डन। सो पावर ऑफ कर सकते हैं इन विच कंडीशन, अगर लगता है मास्टर को कि नहीं यहाँ पे ट्रांसमिट करना ठीक नहीं रहेगा, लोग गलत यूज करेंगे इसका। जब भी स्विच ऑफ किया तो लॉग बुक एंट्री करनी होती है। AIS switched off. Why it is switched off? Passing HRA. So the reason and time of switching off should be noted down in the logbook. When the situations permit again, it should be switched on. Again logbook entry, AIS switched on. So this is the regulation about operation of AIS, how it should be operated. So in the limitation, this may also be considered कि एक तो सब जहाज के पास, हर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के पास AIS नहीं होता, अगर होता है तो वो स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। तो AIS के साथ ये लिमिटेशन में जुड़ गई या नहीं कि AIS मुझको हमेशा सही पिक्चर नहीं देगा। So the limitations of AIS, coming back to it, basically all the points can be summed up in one line, that what you are receiving, the data received, is as good as the data transmitted. आपने जो रिसीव किया वही रिसीव किया जो मैंने भेजा। मैंने बोला मेरा नाम प्रसून सिन्हा, तो आपने सुना प्रसून सिन्हा। मैंने बोला मेरा नाम जवाहरलाल नेहरू, तो आपने सुना जवाहरलाल नेहरू। तो आपको कोई कंट्रोल नहीं है कि आप क्या देख रहे हैं। मैं जो बता रहा हूं उतना सुनते हैं, वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी। इफ आई एम सेंडिंग माई कोर्स टू बी 322, मेरे जायरो में 5 डिग्री का एरर है, तो मैं 327 कर रहा हूं। आई एम डूइंग 327 बट आई एम ट्रांसमिटिंग 322। आपका CPA TCPA जो कैलकुलेशन आप करेंगे, that will be using 327, sorry 322, but actually the ship is doing 327। तो CPA गड़बड़ होगा या नहीं, TCPA गड़बड़ होगा या नहीं, तो ये बात ध्यान में रखनी। So as we said, everything can be summed up in this one line. अब इसी को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। There are 8 points mentioned. All points are more or less talking about the same thing.
एक दो पॉइंट इधर उधर थोड़ा सा डेविएट हो सकता है। द फर्स्ट वन इज द पोजीशन दैट यू आर रिसीविंग। आपने चार्ट पे देखा ना, नीचे में लिखा होता है WGS84। सर लिखा होता है। व्हाट इज दैट? चार्ट डेटम होता है। सर चार्ट डेटम होता है। जो हमने पोजीशन कैलकुलेट की है उसमें यह जो पोजीशन दिखा रहा है वो एक रेफरेंस लाइन से होती है। तो एक इक्वेटर होता है और एक ग्रीनविच मेरिडियन है। जो हम लॉन्गिट्यूड देख रहे हैं वो ग्रीनविच मेरिडियन से मेजर हो रहा है। लेकिन जो लोकल चार्ट होती है उसका रेफरेंस अलग हो सकता है। हो सकता है कि ग्रीनविच से ना मेजर कर रहा हो। तो थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे जीपीएस में। तो दो अगर चार्ट हैं जिसके चार्ट डेटम अलग अलग हैं, एक WGS84 और एक लोकल चार्ट, दोनों के लैट लॉन्ग में एक ही पोजीशन का, एक ही पर्टिकुलर पोजीशन का लैट लॉन्ग अलग अलग होगा। और अगर एक ही लैट लॉन्ग यूज करें तो दो अलग पोजीशन निकलेंगे। तो हो सकता है कि सामने वाला जहाज कुछ और डेटम यूज कर रहा हो अपने जीपीएस में, मैं कुछ और यूज कर रहा हूं। उसने पोजीशन भेजी अपने डेटम से, मैं अपने चार्ट पे देख रहा हूं अपने डेटम पे। तो एनोमली हो सकती है, तो गड़बड़ हो सकता है। सो वी आर नॉट श्योर कि जो मैं पोजीशन रिसीव कर रहा हूं दूसरे जहाज का वो किस डेटम में है। So we have to be careful about this. Just read through these few slides of limitations and see if anything is there to explain. Just read through this. हमने काफी डिस्कस कर लिया इसके बारे में। It will be just blabbering अगर मैं और बोलता रहूं। If you need assistance, please tell me. Basically what it is saying कि सभी को अपना डेटा प्रॉपर रखना है, नेविगेशन स्टेटस अपडेट करनी है, वॉइस डेटा अपडेट करना है, तरीके से सही से अपडेट करना है। मेरा जायरो बहुत एरर नहीं है तो जायरो को भी एक्यूरेट रखना है, स्पीड लॉग्स एक्यूरेट रखना है, ROTI एक्यूरेट होना चाहिए। सभी जहाज ये कर ले तो थोड़ा सा हम रिलाई कर सकते हैं एएस के ऊपर। अदरवाइज एक बार आ गए इंफॉर्मेशन उसको क्रॉस वेरीफाई जरूरी करना है। वी मस्ट क्रॉस वेरीफाई बाय अदर मीन्स। अपने आरपा को यूज करेंगे, लुकआउट देखेंगे वगैरह वगैरह। आपने एआईएस पे रिसीव किया कि शिप इज एट एंकर, दूसरा शिप एंकर पे है, स्पीड 10 नॉट्स, क्या हुआ? You have received information of other ship which is at anchor and showing a speed of 10 knots, 12 knots. What happened? Maybe it is drifting. Wrong information. उसने अपना नेविगेशन स्टेटस चेंज नहीं किया। डायनेमिक डेटा में नेविगेशन स्टेटस वो एंकर पे था पहले, एंकर उठाया चल पड़ा, एएस में अपडेट नहीं किया। So it should be ensured that user remain responsible for all information entered into the system or data added by the sensors. So it should be ensured that all data is intact. As a vigilant watchkeeper, you have to be looking at all this information properly and verifying कि हाँ ये सब सही है। Next,
सेम थिंग, जो दूसरे इक्विपमेंट से आ रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है। We are talking about sensor equipment, gyro, speed log, GPS. So we should be aware of this limitation also. Next, जो मैं रडार पे देख रहा हूं, हो सकता है उसके पास AIS नहीं हो। फिशिंग बोट को मैंने देख लिया रडार पे, बट दे मे नॉट बी हैविंग AIS, तो AIS पे वो नहीं आएगा। So the AIS is not necessarily giving you the complete picture of the surroundings. आप जहाज में ब्रिज पे खड़े हैं, अपने जहाज के चारों तरफ देख रहे हैं, जो भी दिख रहा है आपको विजुअली, हो सकता है AIS में वो सारे ना दिखें, क्योंकि उसमें कुछ के पास AIS है, कुछ के पास नहीं है। छोटे जहाज के पास नॉर्मली नहीं होगा। So that is another limitation. अभी हमने बात किया था कि मास्टर कैन स्विच ऑफ इन HRA, दैट मे ऑल्सो बी पॉसिबल। फिर से वही बात, जब ट्रांसमिट ही नहीं कर रहा तो मैं रिसीव कहां से करूंगा? तो जहाज है सामने, मैं रडार पे देख रहा हूं, लेकिन AIS के डेटा नहीं आ रही। क्यों? उसने स्विच ऑफ कर दिया। हो सकता है वो मुझको भी नहीं देख रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने भी ऑफ कर रखा है, मैं भी HRA में हूं। So this also has to be kept in the mind. This point talks about that we generally believe we see the world as we are. जो बोलते हैं ना, एक कहावत है कि चोर सारा दुनिया को चोर ही समझता है। तो मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो अच्छा आदमी है वो सारी दुनिया को अच्छा समझता है। अगर आपके शिप का AIS परफेक्ट है, सारे इक्विपमेंट परफेक्ट हैं, सही डेटा ट्रांसमिट करते हैं, तो जनरल फीलिंग होगी कि हाँ AIS अच्छी चीज है और ऐसा ही सभी ट्रांसमिट कर रहे हैं। नो, इट मे नॉट बी पॉसिबल। You are good, but not necessarily that what you are receiving from other ships is also of the same quality. Again, the same thing talked in a different way. So these are limitations of AIS. One final word is about okay, सर final एक तो बार नहीं। 7th पॉइंट दिखा दीजिएगा वापस प्लीज। Okay, point number 7. हो गया? सर पॉइंट नंबर 7, हाँ सर अभी आया, 1 मिनट। हाँ, ओके ओके, अभी ट्रांसफर नहीं हुआ था। हाँ जी सर, हो गया, थैंक यू। Okay, carriage requirement. Who is required to carry AIS? All ships of 300 GRT and above, which are foreign going. जो भी 300 GRT और उससे ऊपर के फॉरेन गोइंग वेसल्स हैं, उन सब में AIS होना चाहिए। अगर फॉरेन गोइंग नहीं है, that means it is a coastal vessel, then 500 GRT and above. Local vessels, coastal vessels, 500 GRT and above, AIS should be there. If foreign going, 300 GRT and above, no exemption given to tankers and passenger ships. All tankers, no matter what size, no matter what date built, etc., etc., no matter whether local
coastal or foreign going, all tankers and passenger ships will be installed with AIS. So this is the carriage requirement as mentioned in regulation 5 of 19.2.4, which is SOLAS chapter 5, regulation 19. In regulation 19, the carriage requirement 2.4. So when we say V or 5, this is talking about chapter 5. When we say 19, it is the regulation 19. Point 2 बोलते हैं तो सब चैप्टर 19 रेगुलेशन में दूसरा AIS के बारे में है. AIS के बारे में फोर्थ पॉइंट is about carriage requirement. So this is basically indicating which point we are looking in the book. Chapter 5 में रेगुलेशन 19, उसमें पॉइंट नंबर 2 AIS, AIS के चौथे पॉइंट पे कैरेज रिक्वायरमेंट. Okay, we have run short of time. We have one more class this evening. So we'll meet there and then we'll talk about this class A, class B, which is a small requirement. I mean, a small information. मेरे ख्याल से 10-5 मिनट में हो जाएगा ये. After that, we will start the new topic LRIT. So we'll meet in the next class. Talk about LRIT. Any questions? सर वो ऑपरेशन ऑफ AIS वाली स्लाइड खोल दीजिएगा एक बार. Okay, so let me. ठीक है. Officially, I am terminating the class, but मैं change कर देता हूँ. Just 1 second, एक बार share करना होगा. सर नेक्स्ट क्लास में दिखा दीजिएगा. ओके, वो भी हो सकता है. चलो लेकिन अब कर ही दिया तो देख ही लो. 2 मिनट 1 मिनट ले लो. 14 अभी 1 मिनट बाकी है. तो let us get it done with. Okay, so point number 7, operation of. Okay, sudo AIS हमने बात किया था. Operation of AIS 2 स्लाइड हैं बस. Okay, ठीक है. यस सर. ओके सर. Yes, sir. Next slide. So the takeaway from this point is that it should be on whenever the ship is underway, but it can be switched off if in the Yes, professional okay. judgment. थैंक यू. Okay, हो गया. All right, so then we switch off the class. I mean, okay, terminate the class for now. अरे आ जाओ यार. ठीक है, बाय बाय देन. और तो कोई क्वेश्चन नहीं. अगर कुछ क्वेश्चन होएगा तो पूछेगा अगले क्लास में. गो हैव ब्रेक. Copy, sir. चलो बाय बाय. मिलते हैं. थैंक यू सर. 3:45 मिलते हैं. 15:45 लास्ट क्लास. बाय. साइनिंग ऑफ.